नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आनंद कानन काशी का 16वां भाग आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके लेखक हैं के चंद्रमौली जी और अनुवादक हैं डॉक्टर प्रिय कुमार चौबे और श्रीमती सुनीता कट्टी जी। महामना काशी सदा से ही ज्ञान के निकेतन के रूप में विख्यात है। विद्यानाम सदनम काशी। वर्तमान में वाराणसी में 5 विश्वविद्यालय सक्रिय हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916, डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1958, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1974, केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान 1988 और 5वां मदरसा सल्फिया अरबी एवं धार्मिक अध्ययन केंद्र। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनके पूज्य पिता एक प्रख्यात संस्कृत विद्वान तथा उत्तम कथावाचक थे। मालवीय जी की प्रारंभिक संस्कृत शिक्षा घर पर ही हुई। बाद में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के निमित्त सरस्वती स्कूल में प्रवेश लिया। इन्होंने 1884 ईस्वी में इलाहाबाद के मेयो सेंट्रल कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त की। इनकी इच्छा तो उत्कृष्ट कथावाचक बनने की थी, परंतु आर्थिक परिस्थिति दयनीय होने के कारण उन्होंने एक सरकारी स्कूल में 40 रुपये प्रति माह वेतन पर अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। धीरे धीरे वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो गए। के मुंशी जी ने उनकी प्रशंसा में लिखा है, उनकी कई महान उपलब्धियां थीं, परंतु वे अपनी सभी उपलब्धियों से अधिक महान थे। मालवीय जी के जीवन में पत्रकारिता और राजनीति दोनों का एक साथ प्रवेश हुआ। वे 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। वहां बिना किसी तैयारी के तत्काल दिए गए उनके ओजस्वी और प्रभावशाली भाषण ने सिद्ध कर दिया कि भारत के राजनीतिक क्षितिज पर एक नए तेजस्वी तारे का उदय हुआ है। राजा रामपाल उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस समय के एकमात्र हिंदी दैनिक हिंदुस्तान का संपादक बनने की उनसे विनती की। 1889 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़कर मालवीय जी कानून की शिक्षा के लिए प्रयाग लौट आए। मालवीय जी एकमात्र कांग्रेस कार्यकर्ता थे जिन्हें कांग्रेस अधिवेशनों में 4 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। वे 3 बार हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष पद पर रहे थे। 1936 ईस्वी के पश्चात मालवीय जी ने स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण सक्रिय राजनीति में भाग लेना छोड़ दिया। गांधी जी इनको बड़े भाई कहकर सम्मान करते थे। गांधी जी ने तिलक को ऊंचे हिमालय, गोखले को गहरे सागर तथा मालवीय जी की स्वच्छ निर्मल गंगा से तुलना की है। गांधी जी हरिजनों हेतु कानून में बदलाव के पक्षधर थे। मालवीय जी का दृढ़ विश्वास था कि संपूर्ण जनमानस में परिवर्तन आना चाहिए। इसलिए मालवीय जी ने 12 मार्च 1936 ईस्वी को गोदावरी के तट पर सुधार आंदोलन के अंतर्गत हरिजनों को दीक्षा मंत्र दिया और 1936 ईस्वी में ही शिवरात्रि के दिन गंगा तट पर
हरिजनों को दीक्षा मंत्र देने का समारोह वाराणसी में आयोजित किया। गांधी जी ने मालवीय जी को प्रातः स्मरणीय कहा है। महामना ने एक ऐसे विश्वविद्यालय की आवश्यकता का अनुभव किया जो प्रथम दृष्टया राष्ट्रीय जनता का अपना विश्वविद्यालय हो। बहुत पहले जब 1900 ईस्वी में उन्होंने इलाहाबाद में हिंदुओं के लिए छात्रावास का काम शुरू किया था, तभी उन्हें यह एहसास हुआ था। यह तो ऐसा युग था जब वे देश के नवजागरण के बारे में सोचा करते थे, जिनकी संपूर्ण शक्ति सदियों के विदेशी शासन काल से क्षीण हो चुकी थी। हमें स्वतंत्रता तभी मिल सकती थी जब देशवासियों में देशभक्ति कूट कूट के भरी हो। मालवीय जी का एक आदर्श विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वप्न वाराणसी के मिंट हाउस में 1904 ईस्वी में आयोजित एक गोष्ठी में साकार रूप लेने लगा। 31 दिसंबर 1905 ईस्वी को बनारस में शिक्षाविदों एवं सभी प्रांतों से आए कांग्रेस प्रतिनिधियों की एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय की योजना पर विचार विमर्श हुआ। इसका नाम भारतीय विश्वविद्यालय सोचा गया। ऐसा ही डॉक्टर एनी बेसेंट, जिन्होंने 1893 ईस्वी से भारत को अपनी मातृभूमि मान लिया था, के मन में एक समानांतर विचारधारा चल रही थी। उन्होंने यह अनुभव किया कि इस देश में शिक्षा का स्तर अत्यंत दयनीय व चिंतनीय है। उन्होंने 1898 ईस्वी में कामाख्या में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1907 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु रॉयल चार्टर का अनुदान मांगने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा। इस संदर्भ में 1911 ईस्वी में मालवीय जी ने श्रीमती एनी बेसेंट से विचार विमर्श किया। दोनों ने मिलकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। 1911 ईस्वी में हिंदू विश्वविद्यालय सोसाइटी का पंजीकरण हुआ। दरभंगा के महाराज सर रामेश्वर सिंह बहादुर के नेतृत्व में कई उत्साही हिंदू बनारस में शारदा विश्वविद्यालय नामक शैक्षिक संस्था की स्थापना करना चाहते थे। मालवीय जी के समझाने पर महाराज ने 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की और मुख्य धारा में शामिल हुए। विश्वविद्यालय के प्रस्ताव में सबसे प्रमुख बिंदु यह था कि यह एक आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय होगा, जो अभूतपूर्व कल्पना थी। मालवीय जी ने इस बिंदु पर ध्यानाकर्षित कराया कि एक तरफ जहां भारतवर्ष में केवल 5 विश्वविद्यालय थे, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में 18, फ्रांस में 15, इटली में 21, जर्मनी में 22 तथा अमेरिका में 134 विश्वविद्यालय सक्रिय थे। मालवीय जी विश्वविद्यालय के लिए भीख भी मांगना स्वीकार किया। उन्हें भिक्षुकों के राजकुमार कहा गया। धनराशि इकट्ठा करने के लिए मालवीय जी को 15 जुलाई 1911 ईस्वी से 18 अप्रैल 1913 ईस्वी तक का समय लगा, अर्थात 2 वर्ष उन्होंने भीख मांगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1 अक्टूबर 1915 ईस्वी को पास हुआ तथा 1 अप्रैल 1916 ईस्वी को यह क्रियान्वित हुआ। 4 फरवरी 1916 ईस्वी को तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल तथा वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने
इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। मैसूर के महाराजा स्वर्ण कृष्णराज वाडियार बहादुर इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति बने। डॉक्टर सर सुंदरलाल यहाँ के प्रथम कुलपति हुए। महान विभूति पंडित मदन मोहन मालवीय 12 नवंबर 1946 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हुए। इसके 2 सप्ताह पहले उनकी सेहत खराब हो गई थी। फिर भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वे काशी के बाहर के एक गांव में गए थे। उन्होंने अपने मित्रों से कह दिया था कि यदि वे राह में अस्वस्थ हुए तो उन्हें शीघ्र काशी न ले जाएं। इसका कारण था कि वे काशी में मरकर मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहते थे। वे फिर से जन्म लेकर विश्वविद्यालय का अधूरा काम पूरा करना चाहते थे। वास्तव में वे महामना थे। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।